हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, आज हम लोग नवंबर 2023 का इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, तीन तरीके के आपको यहाँ पर टॉपिक्स मिलेंगे। वन जो कि रेलिवेंट होगा प्रीलिम्स के लिए, दूसरा जो कि प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत रेलिवेंट होगा, मेनली मेंस के लिए रेलिवेंट होगा, और तीसरा जो किसी भी चीज़ के लिए रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या पता है ना, ऐसे मैगजीन्स में बहुत सारे ऐसे भी इंफॉर्मेशन रहते हैं जिसका कोई काम नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको तो हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, सीधे उड़ा देंगे। जो ज़्यादातर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वी विल जस्ट रीड इट आउट, वो आपके सब कॉन्शियस मेमोरी में होनी चाहिए। और जो पार्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वी विल एम्फेसाइज ऑन दैट एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। ऑल राइट फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ नवंबर 2023 आईआर करंट अफेयर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला आर्टिकल है दोस्तों, इंडिया यूके रिलेशंस। इंडिया और यूके के रिलेशंस के ऊपर देखिए, न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया यूके 2+2 डायलॉग होता है। 2+2 डायलॉग जब भी आपको आए तो 2+2 डायलॉग में होता है एक आपके डिफेंस मिनिस्ट्री और एक होते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री। तो अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और यूके के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, ये चारों लोग मिल करके बात करते हैं, इसी को बोलते हैं 2+2 डायलॉग। एनीवेज, तो 2+2 डायलॉग हुआ इंडिया और यूके के बीच में दिल्ली में। ठीक है, ये 2+2 डायलॉग किस लिए होता है? इट इज़ ए मैकेनिज्म टू डिस्कस एंड रिव्यू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया यूके कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, और नए एरियाज क्या क्या हो सकते हैं कोलैबोरेशन के, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन इंडो पैसिफिक, ये सब पर डिस्कस हुआ। ठीक है दोस्तों, अभी इंडिया और यूके ने एफटीए साइन नहीं किया, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, नेगोशिएशन चल रहा है। अगर एफटीए साइन हो जाए तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो जस्ट लेट्स गिव इट अ लुक। तो रिड्यूस्ड कॉस्ट्स टू इंडियन प्रोफेशनल्स बाय टोटलाइजेशन एग्रीमेंट। तो जैसे जो इंडियन प्रोफेशनल्स इंडिया से बाहर जाकर के वर्क करना चाहते हैं, स्पेशली यूके में जाकर के वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। फिर इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स इन कैटेगरीज लाइक टेक्सटाइल, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल एंड जनरल इंडस्ट्रियल मशीनरी। तो इन सारे फील्ड्स में एक्सपोर्ट्स आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। इट विल ऑल्सो बूस्ट लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक लेदर, टेक्सटाइल, ज्वेलरी। इंडिया में जो लेदर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स यूके में बढ़ जाएंगे। ऑल्सो इट विल हेल्प यूके इन डी कपलिंग फ्रॉम चाइना बाई अलाउिंग शिफ्ट ऑफ कंपनीज टू इंडिया। मतलब यूके की चाइना पर डिपेंडेंस को कम कर देगी ये। फिर देखिए, इट विल ऑल्सो हेल्प इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। जैसे इंडिया यूके अगर इतना अपना मार्केट्स को इंटीग्रेट होने देंगे तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आएगा। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन ईजियर इमिग्रेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स थ्रू टेम्प्रोरी वर्क वीजाज। तो वीजा का भी जो नॉर्म है वो ईजी हो जाएगा फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। आइए नज़र डालते हैं इंडिया यूके के रिलेशंस पर। तो सबसे पहले इसका एस्पेक्ट है स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस। जैसे असर्टिव चाइना इन इंडो पैसिफिक इज ए कंसर्न फॉर द इंटरेस्ट ऑफ। देखिए, चाइना जो है वो असर्टिव है। चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में अपना डोमिनेंस असर्ट करना चाहता है, और इसको काउंटर करना यूके भी चाहता है एंड इंडिया भी चाहता है। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, हमारा स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस शो कर रहा है। ठीक है, बोथ नेशंस कंक्लूडेड ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। 2021 में ही इंडिया और यूके ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन किया है दोस्तों। ठीक है, और ये इंडिया यूके 2030 रोड मैप भी लेकर के आए थे। ठीक है, इंडिया यूके रोड मैप 2030, इसमें क्या क्या है, तो इसमें बात किया गया कि हम लोग हेल्थ, क्लाइमेट, ट्रेड, एजुकेशन, साइंस एंड टेक और डिफेंस, इन सारे मैटर्स पर कोऑपरेट करेंगे। देखते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का क्या है। तो दोस्तों, बायलैटरल ट्रेड जो इंडिया और यूके के बीच में है वो 36 बिलियन यूरो का है। ठीक है, 36 बिलियन यूरो, इट इज़ वेरी हाई। ठीक है, 2022-23 में। ठीक है, और देखिए, अभी जो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं, तो एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप कहा जाएगा इसको। इसका एम होगा बायलैटरल ट्रेड को डबल करना बाय 2030। ठीक है, और उसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक कंप्लीट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशन है उसको भी स्टार्ट करना है। फिर देखिए, देर इज ए इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज वाज अनाउंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इंडिया को हेल्प करेगा। इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज। ठीक है, ये इंडिया को हेल्प करेगा इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। जैसे इंडिया का एक प्रपोजल है कि 106 लाख करोड़ 106 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसको कहा गया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो ये जो इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज है
वो इंडिया की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन्वेस्ट करेगा दोस्तों। देखिए डिफेंस का क्या क्या हमारा सीन है। तो डिफेंस में बोथ साइन डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ये सब साइन किया गया है, ठीक है। अब आप आ जाइए, देखिए ज्वाइंट एक्सरसाइजेज इंडिया और यूके के बीच में होती है अजय वॉरियर, इसको आपको लिखना है। अजय वॉरियर इज ए ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड यूके आर्मी। अजय वॉरियर इज ए ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड यूके आर्मी। कोंकण एक्सरसाइज, कोंकण एक्सरसाइज इज ए ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड यूके नेवी, ठीक है। फिर देखिए कोबरा वॉरियर, कोबरा वॉरियर इज ए ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड यूके आपके एयरफोर्स, ठीक है। फिर देखिए क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट पर हमारा क्या कन्वर्जेंस है दोस्तों। तो इंडिया यूके ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड इज मोबिलाइजिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये एक ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड है जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स मोबिलाइज कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। और दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करते हैं इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीडर एक तरीके से इंडिया ही है दोस्तों, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज अनाउंस्ड बाई इंडिया एंड फ्रांस इन 2015, ठीक है, आपका पेरिस क्लाइमेट समिट में, ठीक है। फिर देखिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंडिया लेड इनिशिएटिव है दोस्तों, और इसमें भी यूके आपको कोऑपरेट करता है। फिर देखिए एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन में हमारा क्या क्या ये है कन्वर्जेंस है। तो दोनों कंट्रीज ने साइन किया है एमओयू फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जैसे इंडिया से कोई ग्रेजुएट होगा तो उसको यूके में भी उसको ग्रेजुएट माना जाएगा। और सिमिलरली अगर कोई यूके में कोई पर्टिकुलर डिग्री अर्न करता है तो उसको इंडिया भी रिकॉग्नाइज करेगा दोस्तों। फिर देखिए यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव फैसिलिटेट्स एजुकेशनल लिंकेजेज एंड यूके रिसर्च एंड इनोवेशन इंडिया प्लेज अ की रोल इन इन्हांसिंग रिसर्च एंड इनोवेशन कोलैबोरेशन। तो ये सारे रिसर्च एंड इनोवेशन कोलैबोरेशन के लिए दोस्तों। फिर साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल है। देखिए ये सारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने आपको लिखने के लिए बोल दिया। फिर देखिए पीपल टू पीपल एक्सचेंज इंडिया और यूके के बीच में काफ़ी होता है। यूके में टोटल 3.1% जो पॉपुलेशन है यूके की वो इंडियन डायस्पोरा है, यानी 100 में 3 लोग जो हैं वो इंडियंस हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडियंस की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है यूके में। और जो यूके के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है, ऋषि सुनक, ऋषि सुनक जो भी आप कहिए। तो ऋषि सुनक जो है ये आपके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये आपके सन इन लॉ हैं, दामाद हैं हमारे नारायण मूर्ति जी की, नारायण मूर्ति की। अब आपको मैं एक काम देता हूँ कि नारायण मूर्ति किस कंपनी से रिलेटेड है ये आप कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। ऋषि सुनक इज सन इन लॉ ऑफ नारायण मूर्ति, और ये एक इंडियन बिजनेस पर्सन है नारायण मूर्ति। और ऋषि सुनक दोस्तों जो इनके पास यूके के मोनार्क यानी यूके के राजा से भी ज़्यादा पैसा है, ठीक है। खैर ये सब आपको जानना नहीं है, लेकिन आप ये प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि नारायण मूर्ति इज रिलेटेड टू विच इंडियन कंपनी। आइए दोस्तों इंडिया यूके रिलेशंस में कुछ चैलेंजेस भी हैं उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे हमारा डिफेंस कोऑपरेशन बहुत कम है, ठीक है। यूके जो है इंडिया के डिफेंस मार्केट में सिर्फ 2% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब देख लीजिए कि हमारा सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट करता है डिफेंस एक्सपोर्ट होता है इंडिया में, यानी डिफेंस इंपोर्ट जो इंडिया में होता है सबसे ज़्यादा वो होता है रसिया से 45%। सेकेंड नंबर पर हमारा जो पार्टनर है वो है फ्रांस, तो वो लगभग 16% के आसपास एक्सपोर्ट करता है इंडिया में। उसके बाद है यूएस इंडिया में एक्सपोर्ट करता है लगभग 11%, ठीक है। इसके बाद इजराइल वगैरह आता है, और उसके बाद कहीं जा कर के यूके आता है दोस्तों। तो सिर्फ ओनली 2%। तो हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बहुत कम है। फिर देखिए यूके स्टैंड जो है ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये कहीं ना कहीं लीनियंट रहा है पाकिस्तान के प्रति, ठीक है। तो ये हमारे बायलैटरल रिलेशंस के लिए काफ़ी एक हिंडर करता है। फिर पॉलिसीज टुवर्ड्स चाइना, दोस्तों आपको पता है कि यूके पहले पार्ट था यूरोपियन यूनियन का पार्ट था यूके यूरोपियन यूनियन से खुद को सेपरेट कर लिया थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ब्रेक्सिट, यानी ब्रिटिश एग्जिट। ब्रेक्सिट के बाद यूके की पॉलिसी है कि अब जो यूके का जो नया डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसमें चाइना एक अहम रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो इवन दो यूके रिकॉग्नाइजेज चाइना एज ए थ्रेट इन साउथ चाइना सी, बट इट हैज़ मेड एफर्ट्स टू मेक चाइना द एंकर ऑफ पोस्ट ब्रेक्जिट इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो पोस्ट ब्रेक्जिट इकोनॉमिक पॉलिसी होगी उसमें चाइना का एक की रोल होगा दोस्तों। तो दैट इज ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया। फिर देखिए इमिग्रेशन पॉलिसीज
अभी आपको पता है कि यूके अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को काफ़ी टफ करते जा रहा है। स्पेशली यूके ने क्या किया है, रवांडा के साथ एक डील साइन कर लिया है कि जो भी लोग इलीगली यूके में आ जाएंगे किसी भी कंट्री से हों, तो उन लोगों को यूके क्या करेगा, रवांडा भेज देगा। तो ये है एक इमिग्रेशन पॉलिसीज का प्रॉब्लम है। फिर देखिए इकोनॉमिक एंड ट्रेड बैरियर्स, ये हमारे ट्रेड के बीच में है, ठीक है। फिर हम लोग देखिए जो एफटीए की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कोई डेडलाइन नहीं रखा है कि हम लोग 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में जो है नेगोशिएशंस को कंक्लूड कर देंगे। तो ये नहीं, बस बात हुए जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। कंसर्न्स क्या क्या है दोस्तों एफटीए के कंक्लूजन में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंक्लूजन में क्या क्या कंसर्न्स हैं? तो देयर इज वन कंसर्न रिलेटेड टू रूल्स ऑफ ओरिजिन इश्यूज, यानी कोई जैसे इंडिया यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो यूके का कोई भी जो गुड्स है वो इंडिया जो है कम कम टैरिफ पर आ सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट यूके का होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यूके के अगल बगल में बहुत सारे ईयू कंट्रीज हैं, ईयू कंट्रीज से सामान आया यूके, और यूके से यूके का लेबल लगा, वो इंडिया आ गया, ठीक है। तो इवन दो हमने ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन किया, फिर भी यूरोपियन यूनियन की कंपनीज को इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। और यहीं पर आता है रूल्स ऑफ ओरिजिन क्लॉज, ठीक है, कि हमने जिस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसको ये एश्योर करना होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट उन्हीं के यहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन इशू हो सकता है दोस्तों। दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो इशू हो सकता है वो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो देखिए इंडिया जो है अपने जितने भी बीआईटी साइन करता है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करता है, उसमें बोलता है कि अगर हमारे ट्रेड के बीच में कोई इशू आएगा, तो जितने भी लोकल तरीके होंगे, लोकल रेमेडी, जैसे इंडिया के कोर्ट या आर्बिट्रेशन काउंसिल्स वगैरह, उनके पास हम लोग पहले जाएंगे इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कराने की बजाय, ठीक है। तो ये यूके को शायद पसंद ना हो। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में दोस्तों यूके जो है वो चाहता है कि जितना ट्रिप्स का जो स्टैंडर्ड है उससे भी हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए यूके इंडिया से डिमांड करता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में दोस्तों इंडिया यूके को ज़्यादा जगह नहीं देता है, प्रेफरेंस नहीं देता है, ठीक है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर टैरिफ इशूज, जैसे यूके चाहता है कि इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर, जैसे कि स्कॉच विस्की, फिर ऑटोमोबाइल्स, लैम्ब मीट, चॉकलेट्स, इन सब पर टैरिफ को काफ़ी ज़्यादा घटाए, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम इन आवर एफटीए निगोशिएशन। आइए वे अहेड क्या कर है इसका दोस्तों, तो रास्ता क्या है भाई, एफटीए अर्ली फाइनलाइजेशन करो एफटीए का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ताकि फ्री फ्लोइंग हो गुड्स की, सर्विसेज की और लोगों की। फिर देखिए कोलैबोरेशन करो इन शेयर्ड इंटरेस्ट। शेयर्ड इंटरेस्ट हमारा क्या क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लीन एनर्जी है, ग्लोबल हेल्थ है, इन सब पर आप जो है कोलैबोरेट करो। सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाओ, ठीक है। काउंटर टेररिज्म पर जो है कन्वर्ज करो। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के फील्ड में कोऑपरेट करो। मैरीटाइम सिक्योरिटी के फील्ड में कोऑपरेट करो। देन हम लोग डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, जैसे यूके कुछ इंडिया मेड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकता है, इंडिया कुछ यूके मेड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकता है, लाइक दैट। फिर पीपल टू पीपल टाइज, देखो पीपल टू पीपल टाइज जैसे जनरेशन यूके इंडिया इनिशिएटिव है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम्स है, इन सब के को थोड़ा सा और एम्फेसाइज करो, ताकि इंडिया और यूके के लोगों के बीच में पीपल टू पीपल टाइज, ऑलरेडी पीपल टू पीपल टाइज हैं, ठीक है। 3% अगर इंडियन डायस्पोरा के लोग यूके में रह रहे हैं, तो यूके नोज अबाउट इंडियाज कल्चर एंड एवरीथिंग। ऑल्सो आपको तो पता ही दोस्तों, हम लोग तो गुलाम थे ब्रिटेन के, तो कहीं ना कहीं हमारा मतलब अब जो भी कहिए रिलेशन काफ़ी पुराना है हमारा, ठीक है। आई दोस्तों इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये एक ग्रुपिंग है, इसके ऊपर चर्चा आई है। तो सबसे पहले देखते हैं ये है क्या, आईपीईएफ। तो दोस्तों ये आईपीईएफ है, एक इनिशिएटिव है लेड बाय यूएसए। सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, आईपीईएफ इज एन इनिशिएटिव लेड बाय यूएसए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंगेजमेंट विथ पार्टनर कंट्रीज विद द गोल ऑफ एडवांसिंग ग्रोथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये मत लिखिएगा। अब मेंबर कंट्रीज, इसको आपको लिखना है। मेंबर कंट्रीज हैं इसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इसको आपको लिखना ही नहीं है, याद भी कर लेना है, ठीक है। तो 14 कंट्रीज जो आपके आईपीईएफ के मेंबर्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज इंपॉर्टेंट। कौन कौन है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड,
फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आप इसको कोई भी तरीका बनाइए, बट यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस बता रहा है कि ये जो कंट्रीज है मिलकर के ग्लोबल जीडीपी का 40% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं और 28% ऑफ ग्लोबल ट्रेड में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। अब जो ये जो IPEF बना है दोस्तों, इसके टोटल 4 पिलर्स हैं। प्लीज रिमेंबर कि इसके टोटल 4 पिलर्स हैं। एक पिलर है इसका, एक है इसका ट्रेड पिलर, जिसको कि कनेक्टेड इकोनॉमी बोलेंगे। फिर ट्रेड पिलर में क्या क्या करना है, हाई स्टैंडर्ड्स इन डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना है, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज, डेटा लोकलाइजेशन, इन सब से रिलेटेड है ये पिलर। फिर दूसरा है सप्लाई चेन पिलर, ठीक है। दूसरा है सप्लाई चेन पिलर, ठीक है। सप्लाई चेन कमिटमेंट्स टू क्रिएट अ मोर रेजिलिएंट इकोनॉमी एंड गार्ड अगेंस्ट प्राइस स्पाइक। तो मतलब जो सप्लाई चेन है उसको आपको क्या करना और रेजिलिएंट बनाना है, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे सप्लाई चेन में कोई भी डिस्ट्रप्शन होने वाला है तो पहले ही पता चल जाए। मैपिंग क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर देखिए क्लीन इकोनॉमी इज अनदर पिलर। तो क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रमोट गुड पेइंग जॉब्स, तो जिससे काफ़ी सारे अच्छे जॉब्स क्रिएट हो सकें। इसमें क्लीन इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें रहेंगी हमारे, एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट क्राइसिस, एरियाज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन रिमूवल, एनर्जी इफिशियंसी स्टैंडर्ड्स एंड न्यू मेजर्स टू कॉम्बैट मीथेन इमिशंस। तो क्लीन एनर्जी एक थर्ड पिलर है। और फोर्थ पिलर है दोस्तों फेयर इकोनॉमी। फेयर इकोनॉमी इसका फोर्थ पिलर है। इनेक्ट एंड इन्फोर्स इफेक्टिव टैक्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी ब्राइबरी रेजिम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है, ये चारों पिलर्स लिख लेने हैं। तो IPEF, ठीक है, आपने लिख लिया US लेड। फिर कंट्रीज के नेम लिख लिए। फिर अब लिख लीजिए 4 पिलर्स इसमें कौन कौन से हैं। 4 पिलर्स में आप लिख लीजिए सबसे पहले ट्रेड पिलर, सप्लाई चेन पिलर, फिर क्लीन इकोनॉमी पिलर और फिर फेयर इकोनॉमी पिलर। और इसमें लिख लीजिए कि ट्रेड पिलर को इंडिया ने साइन नहीं किया है, बाकी तीनों पिलर को इंडिया ने साइन कर लिया है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए। फिर देखिए अब इसकी वर्किंग देखते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ मॉड्यूल्स बने हैं, जैसे फ्रेमवर्क इज स्ट्रक्चर अराउंड 4 पिलर्स, वो तो मैंने बता दिया आपको। इंडिया हैज ज्वाइंड ऑल पिलर्स एक्सेप्ट द ट्रेड वन। तो इंडिया ने ट्रेड पिलर को साइन नहीं किया है। इसमें लीड एजेंसी कौन है दोस्तों, तो देखिए जो आपका ट्रेड पिलर है, ट्रेड पिलर की लीड एजेंसी है US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और बाकी जो 3 पिलर हैं उसकी जो लीड एजेंसी है वो है US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो जो ट्रेड पिलर है उसकी लीड एजेंसी है US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, और बाकी के तीनों पिलर के जो लीड एजेंसी है वो है US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए अब देखिए IPEF और जो पहले से जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है उसकी बात की जा रही है। तो क्या क्या डिफरेंस है, तो जो दूसरे ट्रेडिंग ब्लॉक्स है जैसे कि RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, या फिर और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसके तरह IPEF में कोई भी टैरिफ निगोसिएशन नहीं होगा। टैरिफ बढ़ाने घटाने के ऊपर या मार्केट एक्सेस को बढ़ाने घटाने के ऊपर देयर विल बी नो निगोसिएशन, ठीक है। फिर देखिए जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह क्या होता है ना, ये पैकेज होता है, अगर एक्सेप्ट करना है तो पूरा एक्सेप्ट करो, नहीं तो पूरा एक्सेप्ट मत करो। लेकिन ये IPEF में क्या है, आपको मैंने बताया जैसे कि इंडिया ने 4 में से 3 पिलर साइन किए हैं और एक पिलर ट्रेड पिलर को साइन ही नहीं किया है। तो अगर हम चाहें तो इसमें पार्शियली भी इसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। कि जैसे ट्रेड पिलर को साइन किए बगैर भी वी आर पार्ट ऑफ IPEF, ठीक है। तो वी डोंट नीड टू साइन अग्री विथ ऑल द पिलर्स। सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा दोस्तों IPEF का, तो सिग्निफिकेंस इज इन इस्टेब्लिशिंग न्यू रूल्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बिल्डिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक दैट हैज सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर देखिए मेकिंग सप्लाई चेन्स मोर रेजिलिएंट, रिस्टोरिंग US इन्फ्लुएंस। देखिए US ने एक ग्रुपिंग थी पहले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसका ये पार्ट था। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ग्रुपिंग को US ने छोड़ दिया, तब से पैसिफिक में US का इन्फ्लुएंस कम होते जा रहा था। तो US के इन्फ्लुएंस को क्या करेगा, पैसिफिक ओशन में फिर से बढ़ाएगा। फिर देखिए इस्टेब्लिशिंग एन अल्टरनेट टू चाइना, तो चाइना के जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसने बना है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो इसके एक ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करेगा जो पैसिफिक कंट्रीज है उनके लिए। फिर डीपर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इनटू द वैल्यू चेन, जैसे इंडिया इसका पार्ट है तो जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसका इंटीग्रेशन होगा इंडिया के साथ। क्या क्या चैलेंजेस है दोस्तों, तो कंसर्न्स है इसकी ड्यूरेबिलिटी को। दोस्तों आपको पता है
यूएस डिप्लोमेसी इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। ये सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, देर इज नो फ्रेंड, नो परमानेंट फ्रेंड, and there is no permanent enemy. There are only permanent interests. यानी यूएस का ना तो कोई परमानेंट दोस्त है दोस्तों, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है, सिर्फ इनके परमानेंट इंटरेस्ट्स हैं, यानी इनको बस अपना फायदा देखना है। तो इस केस में अभी ये जैसे आईपीईएफ को बढ़ा चढ़ा के रख रहे हैं, फिर क्या पता कल के डे में खुद ही आईपीईएफ से बाहर हो जाए, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा इरेलीवेंट हो जाएगा, इतना एक्सरसाइज, इतना मेहनत। फिर देखिए डी कपलिंग फ्रॉम चाइना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जितने आईपीईएफ के मेंबर्स हैं उसमें से मैक्सिमम ने तो चाइना के साथ कोई ना कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रखा है। इवन कितने कंट्रीज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के भी मेंबर हैं, तो चाइना को कैसे डीकपल करेंगे जब आप चाइना के साथ एफटीए साइन कर रहे हैं। फिर रेसिप्रोसिटी में कंसर्न होगा, जैसे यूएस अगर कोई आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेगा तो फिर बोलेगा कि आप भी हमको सेम बेनिफिट प्रोवाइड करो, तो हर एक कंट्री के लिए यूएस को रेसिप्रोकेट करना विल बी डिफिकल्ट। फिर इट इज वेंचरिंग इनटू सेंसिटिव एरियाज जैसे डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, या फिर क्लीन एनर्जी, या फिर लेबर एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, जहाँ पर बहुत सारे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जैसे इंडिया जो है डेटा शेयरिंग के लिए, डेटा शेयरिंग के फील्ड में इंडिया कंफर्टेबल नहीं, ठीक है, तो ये सारे क्या है, सेंसिटिव एरियाज की बातें हैं, और इसी कारण इंडिया ने ट्रेड पिलर साइन भी नहीं किया है वैसे तो, ठीक है। फिर बाइंडिंग कमिटमेंट्स है ही नहीं, ठीक है, तो लोग कमिटमेंट करेंगे फिर कल उसको फुलफिल ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो देयर इज नो बाइंडिंग कमिटमेंट। वे अहेड क्या किया जा सकता है दोस्तों, तो वे अहेड ये हो सकता है कि आप क्रेडिबिलिटी जो है आईपीईएफ की उसको बढ़ाओ, थोड़ा बाइंडिंग रूल्स को ले आओ, जैसे इंश्योर बाइंडिंग रूल्स, पार्टिसिपेशन को इंसेंटिवाइज करो, इफ सम कंट्री ज्वाइंस आईपीईएफ देन दे मस्ट बेनिफिट फ्रॉम इट। फिर आईपीईएफ के मेंबरशिप को एक्सपैंड करो, कुछ रूल्स बना दो कि क्या क्या रूल्स या क्राइटेरिया होने चाहिए, ठीक है, टू ज्वाइन आईपीईएफ एंड देन ओपन इट टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। फिर बैलेंस्ड अप्रोच रखो चाइना के साथ, देखिए हम हमेशा एंटी चाइना ऐसे नहीं चलेगा। चाइना इज नॉट जस्ट अ थ्योरी, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चाइना इज अ रियलिटी एंड इट इज एन इकोनॉमिक माइट एंड इट हैज़, इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो वर्ल्ड का अभी तक का सबसे कॉस्टलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसने इवन यूरोप के कितनी कंट्रीज को मजबूर कर दिया है बीआरआई साइन करने के लिए। तो चाइना इज ए रियलिटी, यू कैन नॉट जस्ट नेग्लेक्ट इट, तो यू हैव टू वर्क विथ इट। जब इतना बड़ा रियलिटी हो आपके सामने तो आप उसको नेग्लेक्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो फिर आपको अनप्रैग्मेटिक माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक अप्रोच रखो चाइना के साथ। आइए दोस्तों अब कुछ न्यूज़ है शॉर्ट्स में, जो मैं बोलूँगा बस उसको लिखते चलिएगा, एंड बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, बस इतना आपको लिखना है कि इट इज़ एन एनुअल एपेक्स लेवल रीजनल स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑफ इंडियन नेवी, जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ लीजिए। जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, IPRD 2023 was organized by National Maritime Foundation, New Delhi. IPRD aims to review various maritime trends, regional opportunities and challenges within Indo-Pacific region and foster exchange of solution-oriented dialogue amongst key stakeholders. Again, बस आपको जो मैंने बोला वो लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस, तो यहाँ डिफेंस आसियान में 10 कंट्रीज हैं, प्लीज राइट नेम्स ऑफ ऑल दिस 10 कंट्रीज इन द कमेंट। और आसियान प्लस में आसियान के अलावा 8 कंट्रीज हैं। ये जो प्लस 8 कंट्रीज है उनका नाम मैं आपको लिखाता हूँ, उसको आप लिख लीजिए। आपको लिखना है एक तो आसियान में कितने कंट्रीज हैं और आसियान प्लस में आसियान के 10 कंट्रीज और प्लस ये 8 कंट्रीज आ जाएंगे। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रसिया एंड यूएस। तो ये है प्लस, तो आसियान प्लस में ये 8 कंट्री जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ADMM क्या है? आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, ये क्या है? तो ये बेसिकली है दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग है आसियान, और इन 8 कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, ठीक है। बाकी अब इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको पढ़ते जाता हूँ, अब ध्यान से सुन लीजिए। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी डिफेंस कोऑपरेशन फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। India's proposal to co-chair expert working committee on counter-terrorism has been endorsed by ADMM Plus. It is one of the focus areas of ADMM Plus. India has also committed towards result-oriented cooperation with ADMM Plus for enhancing maritime security in the region. India's role क्या क्या है maritime security में? To ensure rule-based order,
इंडिया क्या करता है, रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए काम करता है थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। इट यूएन क्लॉज क्या क्या इंश्योर करता है दोस्तों, इट इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, अनइम्पीडेड लॉफुल कॉमर्स, ठीक है। फिर लॉ एम्फेसाइजेज ऑन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एज दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वार। इंडिया ने दोस्तों, मोदी जी ने बोला है कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वार। जैसे मोदी जी ने बोला कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, वैसे ही रसिया और यूक्रेन में वॉर शुरू हो गया। ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। फिर इधर हमास ने इसराइल को अटैक कर दिया, और इसराइल ने फिर हमास को और पूरे पैलेस्टाइन को अटैक कर दिया। इसके अलावा फिर हाउथी रिबल्स जो है रेड सी में ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रहे हैं, जो जहाज़ हैं उस पर वो लोग ड्रोन से और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। हिजबुल्ला जो है, हिजबुल्ला इज अटैकिंग डिफरेंट प्लेसेस इन इसराइल। फिर यूएस जो है, यूएस इज टारगेटिंग डिफरेंट प्लेसेस इन द गल्फ रीजन, जैसे इराक में, इन सब जगह पर अटैक कर रहा है। ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है कि म्यांमार में क्या स्थिति है। म्यांमार में जो वहाँ की जनता है, जनता मतलब हमारे यहाँ जनता होती है नॉर्मल जनता, यानी आम लोग, ठीक है। लेकिन म्यांमार में जनता का मतलब है वहाँ की मिलिट्री। तो म्यांमार में जनता गवर्नमेंट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जनता की सरकार बनती है, यानी लोगों की सरकार, लेकिन जनता का मतलब है म्यांमार में मिलिट्री। तो वहाँ मिलिट्री तख्ता पलट हो चुका है, और लोग वहाँ के म्यांमारी मिलिट्री आर्मी के खिलाफ एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो जिन उनको वहाँ के आर्मी वाले जो है उनको फिर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और वो लोग फिर इंडिया भाग रहे हैं। तो दोस्तों ये होना चाहिए एरा ऑफ पीस, और इसको बना दिया है सभी कंट्रीज ने एरा ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम है। खैर, सिक्योरिंग सी लेंस एंड चोक पॉइंट्स, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। जैसे मलक्का स्टेट आपको पता है किसी किसी बीच में है, आपका मलय पेनिनसुला और इंडोनेशिया के बीच में है आपका मलक्का स्टेट, ठीक है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में ये काम करेगा, जैसे इट इंक्लूड्स एक्सरसाइजेज जैसे सिम्बेक्स। सिम्बेक्स किसके बीच में होता है, यू हैव टू राइट इट डाउन। सिम्बेक्स इज ए मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। सिम्बेक्स ये है मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया, तो वो है। आइए देख लीजिए एडीएमएम प्लस के क्या क्या फोकस एरियाज है, जस्ट लिसन टू इट, आपको पूरा एकदम रट्टा नहीं मारना है। जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी इज ए फोकस एरिया, काउंटर टेररिज्म इज अनदर फोकस एरिया, देन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज ए फोकस एरिया, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मिलिट्री मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी, ऑल दीज आर फोकस एरियाज ऑफ एडीएमएम प्लस। है दोस्तों, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग हुआ। 2+2 आपको मैंने बता दिया था, 2+2 यानी इधर से रहेंगे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इधर से भी रहेंगे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो इधर से 2, इधर से 2, 2+2, ये इसको बोलते हैं 2+2 डायलॉग, ठीक है। तो 2+2 डायलॉग हुआ दोस्तों इंडिया और न्यू दिल्ली के बीच में। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। द मीटिंग वॉज को-चेयर्ड बाय इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अलॉन्ग विद देयर ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स। मीटिंग हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पार्टनरशिप फॉर इंडो पैसिफिक, इन सब पर हाईलाइट किया। स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस क्या क्या है दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेट्स जस्ट लिसन टू इट, जब तक मैं बोलूँ ना लिखने के लिए, ओनली लिसन। स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो बोथ डेमोक्रेसीज ऑफ इंडो पैसिफिक है प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज, यानी बहुत प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज किसको बोलते हैं दोस्तों, एक होती है यूनिफॉर्म सोसाइटी, ठीक है। जैसे कि अगर इसमें 1 लाख लोग रहते हैं तो मैक्सिमम लोग उसमें क्रिश्चियन है, एक ही रिलीजन के हो गए, मैक्सिमम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग वाइट हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मोनोलिथिक सोसाइटी हो गई, एक टाइप की सोसाइटी हो गई। और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी क्या है कि रिलीजन अलग, लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, कलर अलग, कुजीन्स अलग, क्लोथ्स अलग, ठीक है, और फिर भी यूनिटी हो, ठीक है। और इसीलिए इंडिया में बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रिवेल्स इन इंडिया। तो दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों दोनों ही प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, एंड जहाँ पर कि मार्केट इकोनॉमीज का बोलबाला है, ठीक है। फिर होल्ड अ शेयर्ड विजन ऑन इंडो पैसिफिक दैट कॉल्स फॉर ए फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट रूल बेस्ड ऑर्डर इन द रीजन, यानी इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट रूल बेस्ड ऑर्डर जो है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव पार्टनरशिप, ये क्या करता है, सेव करता है मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक, ये सब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अब आया, अब आप लिख लीजिए
सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये कौन कौन से कंट्रीज के बीच में साइन किया गया? यू हैव टू राइट इट डाउन। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव वाज साइंड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। ये कोविड-19 के बाद इन तीनों कंट्रीज ने साइन किया था दोस्तों, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे जो स्ट्रेटजिक रिसोर्सेस है उनकी सप्लाई चेन को चाइना ने बाधित कर दिया था, तो उस आगे से ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसी के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने साइन किया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। यू हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है। फिर दोस्तों शेयर्ड इंटरेस्ट है दोनों का इन बैलेंसिंग चाइनाज ग्रोइंग असर्टिवनेस। बोथ आर मेंबर्स ऑफ क्वाड। क्वाड के कौन कौन से मेंबर्स हैं आपको तो पता ही होना चाहिए, लिखने के लिए भी मैं नहीं बोलूँगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मेंबर हैं आपके क्वाड के। और ये आपको अभी तक याद ही होने चाहिए, नहीं याद है तो आप लिख लो। फिर देखिए की डिफेंस कोऑपरेशन हम लोगों को ये करना चाहिए। मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट फैसिलिटेट सोफिस्टिक लॉजिस्टिक कोऑपरेशन, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट। फिर देखिए इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। ये दोस्तों ये इनिशिएटिव है इंडिया का, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये आप लिख लेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसका नाम है, एक है ऑस इंडेक्स, फिर एक है मालाबार एक्सरसाइज, एक है ऑस्ट्रा हिंद और एक है पिच ब्लैक। इसमें मालाबार एक्सरसाइज में दोस्तों यूएस और जापान की नेवी वगैरह भी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और मैं अलग से एक वीडियो में आपको जितने भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो करवा दूंगा, बट फिलहाल आप इतना लिख लीजिए कि ऑस इंडेक्स, मालाबार, ऑस्ट्रा हिंद, पिच ब्लैक, इन सभी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। फिर देखिए दोस्तों इंडिया और यूएस ने 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग साइन किया। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको आप बस पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। इन 2+2 डायलॉग फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड एंड डिस्कस्ड स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी इशूज। देखिए 2+2 मैकेनिज्म इंडिया का किसके किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जापान के साथ है, यूके के साथ है और रसिया के साथ है और यूएस के साथ है। तो ये आप लिख लीजिए, लिखना चाहें तो, ठीक है। और ज़्यादा कंट्रीज के साथ नहीं है 2+2 डायलॉग्स, ठीक है। फिर की हाईलाइट्स क्या क्या थे? तो डिफेंस के ऊपर हम लोगों ने बात किया, टू को प्रोड्यूस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के ऊपर में वी रिव्यूड यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये एक इनिशिएटिव है इंडिया और यूएस के बीच में, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको हम लोगों ने रिव्यू किया। फिर दोस्तों ट्रेड के ऊपर दोस्तों वेलकम द प्रोग्रेस ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। आपको पता है कि ये जो IPEF है इसमें ये यूएस लेड ग्रुपिंग है, 14 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। टोटल 4 पिलर्स हैं, जिसमें कि ट्रेड पिलर को इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है। बाकी 3 पिलर, सप्लाई चेन पिलर, क्लीन इकोनॉमिक पिलर और फेयर इकोनॉमिक पिलर, इन तीनों को इंडिया ने साइन कर रखा है। फिर देयर वाज ऑल्सो टॉक टू फॉर मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एंड कनेक्टिविटी। तो ये सब तो मिलेंगे, तो ये सब बात करेंगे ही, आपको पता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इंडिया यूएस के रिलेशन के बारे में, यूएस इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है दोस्तों, और ये 3rd लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इंडिया का। इंडिया का डिफेंस सप्लायर में सबसे ऊपर है रसिया, फिर है फ्रांस, फिर है यूएस, उसके बाद इजराइल वगैरह आते हैं, ठीक है। इंडिया ने यूएस के साथ कौन कौन से एग्रीमेंट साइन करके रखे हैं? तो याद रखिएगा टोटल 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, जिसका नाम है जीसोमिया, ये साइन कर रखा है इंडिया ने। फिर आपका बेका, ये साइन कर रखा है इंडिया ने। कॉमकासा, ये साइन कर रखा है इंडिया ने। फिर लेमोआ, ये साइन कर रखा है इंडिया ने। यानी चारों जो फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो इंडिया और यूएस ने साइन कर रखे हैं। फिर यूएस ने एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एक इनिशिएटिव है यूएस की, ठीक है। इसमें भी रिसेंटली इंडिया ज्वाइन कर चुका है, ठीक है। तो ये सारा है। आइए दोस्तों वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में देख लेते हैं। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया ऑर्गेनाइज करता है। इंडिया ने अभी तक इसको टोटल 2 बार ऑर्गेनाइज कर चुका है दोस्तों। और ये किस लिए होता है? जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ आपको पता है, ये देखिए, ये है ब्रांड लाइन, इसको बोलते हैं ब्रांड लाइन। 1980 में एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था ब्रांड रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के आधार पर
ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को डिफ्रेंशिएट किया गया। ग्लोबल साउथ में उन कंट्रीज को रखा गया जो कि अभी उतनी डेवलप नहीं हो पाई थी, ठीक है, और ग्लोबल नॉर्थ में उनको रखा गया जो कि काफ़ी डेवलप्ड थी उस टाइम पर, यानी 1980s में ही, ठीक है। अब ध्यान में ये रखें कि ग्लोबल साउथ में सिर्फ साउदर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे इधर थोड़ा बहुत आपका देखिए, ये तो आपका पास होगा, जो इक्वेटर है वो लगभग यहाँ से पास होगा, ठीक है, इक्वेटर यहाँ से पास होगा। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर है उसके भी कुछ कंट्रीज ग्लोबल साउथ में है, और ये साउदर्न हेमिस्फेयर में पाया जाने वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इवन दो ये साउदर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है, बट ये ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, यानी कि ये ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ जो कंट्रीज है ये डेवलपमेंट के आधार पर है, और इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है ब्रांड रिपोर्ट के आधार पर, और कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के सारे कंट्रीज जो है वो ग्लोबल नॉर्थ में होंगे, और साउदर्न हेमिस्फेयर के सारे कंट्रीज आपके ग्लोबल साउथ में होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहे। तो बाकी आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया ऑर्गेनाइज करता है दोस्तों, इंडिया ने दूसरी बार इसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। अब आप सीधे आ जाइए कि इंडियन पीएम ने ये दक्षिण ये इसको अनवेल किया। दक्षिण क्या है, इसको लिख लीजिए, दक्षिण है ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, और इसको एनुअल क्या है, इंडिया ने, ठीक है। और इसमें 5C पर हम लोग को कोऑपरेट करना है। 5C है ग्लोबल साउथ के लिए। 5C कौन कौन से हैं? कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये 5C 5S ऐसा कुछ भी है तो आपको लिख लेना है इसको, आप इसको मेंस में यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स में तो ये यूज नहीं होगा। फिर इंडिया ने पहले भी ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज किया था दोस्तों। अब सीधे आप आ जाइए कि नीड क्या क्या है, बस 1 मिनट आपको और लगेगा। नीड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या क्या है। तो दोस्तों क्यों हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए? टू एड्रेस द डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज। जितना क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो जो लेस डेवलपिंग और बैकवर्ड कंट्रीज हैं उन्हीं को होता है दोस्तों। तो इसलिए भी हमें कोऑपरेट करने की जरूरत है। टू इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल फोरम सच एज यूएनएससी। जैसे यूएनएससी में इंडिया चाहता है कि मेंबरशिप मिले, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप है वो इंडिया को मिले, और ग्लोबल साउथ में आप देख रहे हैं इतने सारे कंट्रीज हैं, तो इनकी हमें वोट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टू अचीव फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, टू फुलफिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए? तो इंडक्टिंग अफ्रीकन यूनियन इन G20। अभी G20 की मीटिंग हुई, ये इंडिया में जो समिट हुई, इसमें अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई दोस्तों G20 का। फिर देखिए इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स कुछ इंडिया लेकर आया है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, या फिर कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी आपका ये है, अफ्रीका है। फिर देखिए ये महाऋषि है, महाऋषि इनिशिएटिव है दोस्तों मिलेट प्रमोशन के लिए। मिलेट आपको पता है जो ज्वार बाजरा रागी होता है, तो मिलेट प्रमोशन के लिए स्पेशली इन ग्लोबल साउथ, इसको आप लिख लीजिएगा। महाऋषि इनिशिएटिव इंडिया की है फॉर इंश्योरिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ कंट्रीज। महाऋषि इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फॉर इंश्योरिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ कंट्रीज। फिर देखिए आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने फ्रेमवर्क तैयार किया है कि हम लोग सभी ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करेंगे। फिर प्रपोजल फॉर वेदर एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट फॉर ग्लोबल साउथ। दोस्तों इसी के साथ आपका नवंबर मंथ का IR जो है वो कंप्लीट होता है। आपको जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से लिख करके आप नोट्स बना लेंगे, तो फिर आप आसानी से प्रीलिम्स के टाइम में उसको रिवाइज कर पाएंगे। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।